नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले सेकंड ग्रेड टीचर्स जिनका सभी का प्रोफेशन है जो पूरा होने वाला है, तो उन सभी को अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में जो पॉइंट होंगे जिनको हम कवर करने वाले हैं वो है जो सेकंड ग्रेड टीचर का प्रोबेशन पूर्ण होने पर जो इस सालादर्पण के माध्यम से ऑनलाइन स्थायीकरण के लिए या कंफर्मेशन के लिए जो एप्लीकेशन है हमें अप्लाई करनी है, उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें जो है हमारा फॉर्म है फिल करना है। और उसके बाद में है जो हमारे किसी प्रकार का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन ना लगे या जेडी ऑफिस की तरफ से ऐसा भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए जिससे कि हमारा स्थायीकरण में किसी प्रकार की देरी हो। तो उन सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें करना होगा, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा जिससे हमारा जो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन ना लगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए सबसे पहले अपडेट। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्टाफ लॉगिन के माध्यम से और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। ये फॉर्म है ये फॉर्म आप फिल करके रखें, क्योंकि ये फॉर्म अगर आप फिल करके रखेंगे तो आपको काफ़ी सुविधाएं होगी ऑनलाइन जो डेटा है भरने में। जो ये फॉर्म है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने डाल रखा है, या फिर राज टीचर्स की जो साइट है उस पर भी ये मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और इस फॉर्म को आप फिल करके रखेंगे तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो सुविधा हो जाएगी और हमें किसी प्रकार की उसमें समस्या नहीं आएगी कि हमें जो किस आधार पे कौन कौन सी सूचनाएं कहाँ भरनी होगी। और अवकाश है जो अवकाश का विवरण यहाँ पे हमारा सारा एक जगह मिल जाएगा, जिससे कोई हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो इसलिए आप ये फॉर्म भर के रखें पहले। अब मैं यहाँ पर जो फॉर्म ऑनलाइन भरने की बात आती है उसके बारे में बात करता हूँ मैं कि हम यहाँ पे जैसे होम टैब है हमारा, जैसे मैंने ये लॉगिन कर रखा है, स्टाफ लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे इस लेफ्ट साइड में यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे फॉर्म्स नाम का टैब है, तो आपको फॉर्म्स टैब पे क्लिक करना है। तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस टैब और एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, तो इस पर क्लिक करना है। उसमें नीचे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें आएगा फॉर्म्स, तो आपको फॉर्म्स पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऐसे टैब है जो दिखाई देंगे। पहला अप्लाई फॉर एसीपी, कन्फर्मेशन फॉर्म, कंपटीशन एग्जाम एनओसी, विदेश यात्रा एनओसी। हमें अभी जो हमारा जो बिंदु है जिस पे हमें जो फॉर्म है जो फिल करना है वो हमारा कन्फर्मेशन फॉर्म पे, तो हम सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन का देख रहे हैं यहाँ पे, तो कन्फर्मेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्मेशन फॉर्म पर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसा एक फॉर्म है जो पूरा फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपका जो कुछ डेटा है जो ऑलरेडी फिल किया हुआ होगा और कुछ डेटा है जो आपका हमें फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो फॉर्म की मैं पूरी बात कर लेता हूँ, जब हमारा फॉर्म किस तरीके से भरना है तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है उसमें है कर्मचारी का नाम, कार्मिक का नाम। तो आप कार्मिक का नाम ऑलरेडी फिल किया हुआ आएगा, एम्प्लॉई आईडी है जो फिल की हुई आएगी, और यहाँ पे मूल पद है वो सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड वो हमारा आएगा, विषय आएगी। अब यहाँ पे जो हमें भरना होगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे वो आएगा स्थायीकरण हेतु मूल पद। अब स्थायीकरण हेतु मूल पद कौन सा है हमारा, द्वितीय श्रेणी टीचर या सेकंड ग्रेड टीचर है वो है, तो ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। स्थायीकरण हेतु विषय जो संबंधित आपकी विषय है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जिसमें मेरे मैथमेटिक्स के हैं तो मैंने मैथमेटिक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब नियोक्ता अधिकारी का चयन करें। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन रहती है कि सर हमारा नियोक्ता अधिकारी कौन है, तो मैं आपको बता दूं सभी ग्रेड्स के लिए मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ वापस से। थर्ड ग्रेड, एलडीसी, पीटीआई इनके लिए होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी। और जो अगर सेकंड ग्रेड टीचर की बात करूँ मैं तो सेकंड ग्रेड टीचर के लिए संयुक्त निदेशक महोदय जो मंडल पे होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर बोलते हैं उनको, वो होते हैं। और अगर सेकंड ग्रेड लेक्चरर के लिए बात करूँ तो लेक्चरर के लिए निदेशक साहब हैं जो खुद नियुक्त अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, यानी कि सेकंड ग्रेड के लिए क्या हो गया, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा हो गया नियुक्त अधिकारी। अब यहाँ पे जिले का चयन करें तो जिला हमारा कौन सा है, तो वो आप चयन करें कि आपका जो मंडल है जो जिला है वो कौन सा है। तो जिला यहाँ पे मेरा जो जॉइंट डायरेक्टर साहब है उनका जिला कौन सा है, तो यहाँ पे मेरे पाली हो गया। मैंने यहाँ पे पाली सिलेक्ट किया, यानी नियोक्ता अधिकारी की बात हो रही है यहाँ पे। आप यहाँ पे ये बात नहीं आ रही कि हम सर बोले हमारे तो यहाँ पे पोस्टिंग जो जिला है वो आएगा, वो यहाँ पे वो नहीं आएगा। यहाँ पे जिला आएगा सिर्फ और सिर्फ जो आपका मंडल है, जो मंडल कार्यालय लगता है, संयुक्त निदेशक कार्यालय लगता है, अर्थात पाली है वो आएगा। जयपुर वालों के लिए जयपुर मंडल के अधीन आने वालों के लिए जयपुर आएगा, अजमेर से अधीन आने वालों के लिए अजमेर आएगा। तो इस तरीके से आप ये भर सकते हो। अब यहाँ पे मेरिट क्रमांक है, मेरिट नंबर है वो आप देख सकते हैं। ये मेरिट नंबर है जो आपका प्रपत्र 10 है
वो फिल किया हुआ है, उसमें से ये मेरिट क्रमांक आए हैं। अगर आपका इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो, किसी प्रकार का कोई चेंज करना हो, या पहले मान लो गलत भर दिया हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए अब आपको आपका प्रपत्र 10 है जो सीबीओ कार्यालय से या पीओ कार्यालय से उसको अनलॉक करवाना है, और अनलॉक करवाने के बाद में उसमें संशोधन करवा के उसको वापस से लॉक करोगे, और उसके बाद में ये फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है आप स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आया परीक्षा परिणाम रिवाइज है अथवा नहीं है। अगर आपका परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है, रिसफल हुआ है, तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, अगर अन्यथा नहीं करेंगे। तो मेरे यहाँ पे नहीं हुआ, और चयन वर्ग एसटी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पिता का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, जन्म दिनांक यहाँ पे लिखी हुई आएगी, मोबाइल नंबर लिखे हुए आएंगे। अब वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि, अब वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि है जो आपकी ऑलरेडी आएगी, ये प्रपत्र 10 से आती है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का चेंज करनी हो या चेंज करना हो, या मान लो पहले कोई गलत भर दी गई हो, तो उसको चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया प्रपत्र 10 में आप उसमें संशोधन करके उसके बाद में यहाँ पे संशोधन होगी, और जब तक वो प्रपत्र 10 लॉक नहीं होगा तब तक इसमें नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पे समय है मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात आपकी ज्वाइनिंग है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अनवरत कार्यरत है अथवा नहीं, यानी लगातार आप कार्यरत है अथवा नहीं है। अगर लगातार कार्यरत नहीं है तो नहीं, और अगर है तो हाँ, ये दोनों चीजें करनी है। आप यहाँ पे मैंने हाँ कर दिया। अब यहाँ पे है नियुक्ति आदेश क्रमांक, आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर आया था, फर्स्ट ज्वाइनिंग आदेश आया था, कार्य आया था, उसमें आप ये देख सकते हैं आपको नियुक्ति आदेश क्रमांक वहाँ पे मिलेंगे, और उसकी डेट है जो यहाँ पे लिखनी होगी। अगर इसको भी आप चेक कर सकते हैं, अगर इसमें किसी प्रकार की अगर गलती है तो आप प्रपत्र 10 में सुधार करें, उसके बाद में यहाँ पे फिल करें, क्योंकि प्रपत्र 10 से ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ से फैच होती है। अब यहाँ पे है पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, आप किस डेट को आपका जो स्थायीकरण है जो होना है, तो जो डेट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो मेरे यहाँ पे 19 तारीख है, तो मेरे 19 तारीख को मेरा प्रोबेशन पूरा हो रहा है, तो मैंने सेलेक्ट की। अब यहाँ पे ये जो आगे वाला कॉलम है ये रेड कलर में यहाँ पे आपके पास एक शो हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का NIC कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं। अगर मान लो यहाँ से किसी कर्मचारी हैं जो आप है, आपकी किसी पहले गवर्नमेंट स्कूल जो पोस्टेड थे हायर सेकेंडरी, उसमें आपकी पोस्टिंग हुई, उसके बाद में आपकी डेपुटेशन हो गई मॉडल स्कूल में। अब मॉडल स्कूल में डेपुटेशन होगी तो आपकी समस्या यह है कि सर मेरा जो है स्थायीकरण कहाँ से होगा। जो मान लो मेरा पाली मंडल से किसी दूसरी स्कूल में है, जो मेरा मॉडल स्कूल में पाली मंडल में ही किसी अन्य स्कूल में जो है, जैसे मान लो और किसी मंडल में मान लो, यानी जिसमें आपका कहीं और डेपुटेशन हो चुकी है, और डेपुटेशन होने के बाद में आप हो अभी मॉडल स्कूल में कार्यरत। अब जो आपका स्थायीकरण आवेदन होगा वो आपके संबंधित जो फर्स्ट ज्वाइनिंग वाली जो जिससे आप मॉडल स्कूल से पहले वाला जो विद्यालय था वहाँ से संबंधित JD ऑफिस में कार्यालय में फॉर्म फॉरवर्ड होगा। उसके लिए क्या करना होगा, तो आपका फॉर्म वहीं से फॉरवर्ड होगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मॉडल स्कूल में कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पे केवल और केवल जो मॉडल स्कूल से पहले वाला जो विद्यालय था उसका NIC कोड लिखना है, अर्थात शाला दर्पण कोड यहाँ पे फिल करना होगा, जिसके माध्यम से आपका ये जो फॉर्म है जिसे आप फाइनल सबमिट करेंगे, ये फॉर्म आपका जो आपके पहले जो मॉडल स्कूल से पहले वाली जो स्कूल थी उसमें DDO के पास, जो PO के पास ये फॉर्म पहुंच जाएगा, और फिर वहाँ से वो फॉरवर्ड करेंगे। आप उनको सूचना दे देना कि सर मेरा फॉर्म है जो मैंने फॉरवर्ड किया है, आप उसको आगे फॉरवर्ड करावें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मॉडल स्कूल वालों के लिए हो गया। तो अब आगे एक चीज़ और है, अगर जो काफ़ी सारे कर्मचारी अभी भी ऐसे हैं जिनके जो मॉडल स्कूल जो महात्मा गांधी स्कूल में पोस्टेड हैं अभी, और उनकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनकी, तो उनके लिए कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो निदेशक साहब के ऐसे आदेश हैं। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था मैंने स्पष्ट कि अगर किसी भी विद्यालय में आप अगर ऑफलाइन कार्यरत हैं तो आप उसका जो आपका प्रकरण है ऑफलाइन बनाकर आपके JD कार्यालय में भिजवाएं, तो उसके आधार पर आपका स्थायीकरण हो जाएगा। किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वो चीज़ है जो ऑफलाइन, जैसे ऑनलाइन अपन तैयार कर रहे हैं जो फॉर्म, तो इस तरीके से फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें भर के आप ऑफलाइन भी हैं जो जमा करवा सकते हैं, तो आपका ऑफलाइन भी हो जाएगा। अगर जो कर्मचारी विद्यालय में ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी, और जो शाला दर्पण जुड़े हुए हैं उनको तो केवल और केवल ऑनलाइन ही करना होगा, कहीं आप भी ऑफलाइन उनके लिए लागू नहीं है। ऑफलाइन उन्हीं के लिए हैं जिनके विद्यालय शाला दर्पण से नहीं जुड़े हुए हैं, अथवा या फिर उनकी जो है ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनके लिए। अब यहाँ पे संबंधित कक्षा का 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम, प्रोबेशनरी अवधि का विवरण, अर्थात जो आपके 2 साल में जिन जिन कक्षाओं को आपने पढ़ाया, यहाँ पे केवल और केवल जो आपके कक्षाएं जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, और कक्षाओं का नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे 70 सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपकी कक्षाएं हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और विषय हैं जो आप कौन से विषय पढ़ाए आपने, और छात्र संख्या और परीक्षा परिणाम प्रतिशत में यह भर के आप इसको सेव करना है। तो इस तरीके से ये जो आपका परीक्षा परिणाम है 2 साल का, आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ाई उसका परीक्षा परिणाम यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद में फॉर्म आगे देखेंगे आगे, तो ये आप यहाँ तक कर दोगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे है संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होंगे।
अब आया कार्मिक का सेवा विवरण। कार्मिक का सेवा विवरण ये ऑलरेडी भरा हुआ आएगा, तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आगे एक आता है मेन आता है दोस्तों, वो आता है अवकाश संबंधित, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के समस्या ये है कि सर हमारी जो छुट्टियाँ हैं वो हमारी जनवरी से दिसंबर तक काउंट होती है या फिर जुलाई टू जून होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, चाहे कर्मचारी शिक्षा विभाग का शैक्षणिक पदों के जितने भी कर्मचारी हैं वो चाहे तो वो प्रोबेशन में हो अथवा प्रोबेशन पूर्ण किए हुए कार्मिक हो, उनके सभी के लिए जो छुट्टियों के जो नियम हैं वो जुलाई से जून तक हैं, लागू होते हैं। आपको जुलाई से जून तक की 15 CL मिलती है। उसके अतिरिक्त आप अगर छुट्टियां लेते हो तो उसको आप किसी अन्य जैसे असाधारण अवकाश या अवैतनिक अवकाश में उसको स्वीकृत करवानी होगी, और स्वीकृति के लिए आप है जो आपके PO साहब के यहाँ से लेटर लिखवा के एक प्रकरण बनवा के उसको आप CBO कार्यालय के मार्फत JD साहब के पास भिजवाओगे। उसके बाद में अगर जो छुट्टियाँ है वो सैंक्शन होगी, उसके बाद में आपको ऑनलाइन है जो फॉर्म करना होगा और उसके ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से ऑर्डर की कॉपी है जो अपलोड करेंगे। अगर मान लो आपके किसी प्रकार की ऐसी कोई छुट्टियाँ नहीं ली आपने कि 15 और 15 30 दिन से ज़्यादा छुट्टियाँ आपने नहीं ली जिससे कि आपके प्रोबेशन पे कोई ऐसा प्रभाव पड़े जिससे आपका प्रोबेशन आगे खिसके, तो उसके लिए आप सीधा आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर है जो उसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रसूति अवकाश हैं जो लेते हैं और पितृत्व अवकाश लेते हैं तो आपका प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है। अगर पितृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश और मातृत्व अवकाश या प्रसूति अवकाश लेते हैं तो आपका प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है। और आकस्मिक अवकाश लेते हैं तो उसमें आपका प्रोबेशन अवकाश आगे नहीं बढ़ता है। आपको 30 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं तो उसकी एक डेट की एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। अगर मान लो यहाँ पे जैसे मैंने आकस्मिक अवकाश का यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आकस्मिक अवकाश का सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपका जो आदेश की प्रति वाली है जो कॉलम है वो आपका यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आकस्मिक अवकाश के लिए किसी प्रकार का कोई ऑर्डर है जो अपलोड नहीं करना है। आपको यहाँ पे आकस्मिक अवकाश है, प्रथम वर्ष में है, द्वितीय वर्ष में है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आधे दिन का है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और अवकाश का दिनांकवार विवरण है, कब से कब तक आपने अवकाश लिए वो यहाँ पे आपको शो करने होंगे, आपको फिल करनी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया तो आप यहाँ पे इस तरीके से ये जो है डेट आप यहाँ पे फिल करनी होगी आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो अभी यहाँ पे शो होगा कि आपने 2 आकस्मिक अवकाश लिए, उसको सेव करना है। जैसे आपने यहाँ पे सेव किया, आपका प्रविष्टि का सफलतापूर्वक है जो सेव हो चुका है, तो आप इस तरीके से इसको सेव करेंगे। अब इस तरीके से जो आकस्मिक अवकाश आप 2 हो गए, तो आपके जितने भी जो आपने आकस्मिक अवकाश लिए हैं या जो और किसी प्रकार का अवकाश लिया है तो उसको डेट वाइज यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और सेव करते जाएंगे। तो आपके यहाँ पे लास्ट में आपके आकस्मिक अवकाश है जो छुट्टियों का विवरण है वो यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपने कितनी छुट्टियाँ ली। ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों, आपके 2 साल में किसी भी तरीके से आपकी जो 30 से छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट है जो आपके जैसे मान लो आपका जैसे मान लो आपकी ज्वाइनिंग है 1 सितंबर को है और आपकी फर्स्ट साल है जो आपका फर्स्ट साल है जो 1 सितंबर से लेकर अगली 1 सितंबर तक पूरा हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी छुट्टियाँ हैं वो यहाँ पे 2 कंडीशन लागू होती है कि आपकी ज्वाइनिंग वाला भी 1 साल और 2 साल तो इस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके शैक्षणिक सत्र हैं जो जुलाई से जून, तो वो भी आपके लागू होता है। तो आप ये कंडीशन इस तरीके से अप्लाई करके अच्छी तरीके से देखें कि किसी भी तरीके से मेरी छुट्टियाँ हैं जो मेरे अर्जित की है उससे ज़्यादा छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा छुट्टियां हैं तो आप संबंधित आपके DDO के मार्फत से कोई भी है जो एक प्रकरण बना के भेजे जिससे वो छुट्टियां हैं जो असाधारण अवकाश या अवैतनिक अवकाश है जो स्वीकृत होगी। उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होगी। उसके बाद में दोस्तों आपको करना है यहाँ पर सेव करना है। जैसे आपने सारी चीज़ें भर दी उसके बाद में आपको सेव करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, प्रविष्टि का सफलतापूर्वक डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्म भर दिया उसके बाद में अब क्या करना होगा। अब काफ़ी लोगों के ये भी है कि सर हमें और किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना होगा। जी मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं। केवल और केवल अगर इससे कोई अवकाश लिया हो जिससे आपके प्रोबेशन पे कोई प्रभाव पड़ता हो तो वो ऑर्डर हैं जो उनके अपलोड होंगे, जो छुट्टी वाले कॉलम में अपलोड होंगे और कहीं भी अपलोड नहीं होंगे, और वो सेव करते जाना है आपको। अब यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे मैंने फाइनल सबमिट किया तो ये फॉर्म है जो संबंधित DO जो आपके PO है जो प्रिंसिपल है उनकी ID पे है जो शाला दर्पण पे है उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आप वहाँ से उनको बोल के उस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करवा सकते हैं। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप हैं जो ये फॉर्म है जो प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो आप उसका प्रिंट ले लें और प्रिंट लेने के उस पर साइन करके आपके PO कार्यालय में है जो आपके प्रिंसिपल कार्यालय में है उसको फॉर्म को जमा करवा दें, जिससे आगे की कार्रवाई है जो उसको वो प्रारंभ करें। अब इसके बाद में जो मैं आपको बता दूं कि अगली जो चीज़ आती है वो आती है जैसे आपने फॉर्म यहाँ से भर दिया तो फॉर्म भरने के बाद में आप उसका स्टेटस भी है जो
ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म है अभी कौन सी स्टेज पे पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे फॉर्म्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक ये ट्रैक वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे ट्रैक है जो ऑप्शन यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है कौन से प्रकार का फॉर्म है, कंफर्मेशन फॉर्म है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा है। तो आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड, अर्थात मैंने यहाँ पे फॉर्म है जो आपका पीओ कार्यालय तक अभी तक भेजा नहीं है। जैसे आप भेजेंगे तो यहाँ पे उसके पीओ कार्यालय के पास पेंडिंग बताएगा। जैसे पीओ कार्यालय है जो भेजेंगे उसको तो फिर आगे का है जो स्टेटस आपको बता देगा। और जिस दिन आपके कंफर्मेशन के ऑर्डर होंगे उस दिन यहाँ पे जेडी कार्यालय से अप्रूव्ड का ऑप्शन है जो दिखा देगा कि वहाँ से अप्रूव्ड फॉर्म हो चुका है आपका, और वहाँ पे आपके जो कंफर्मेशन ऑर्डर है वो भी यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका जो कंफर्मेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका जो कंफर्मेशन ऑर्डर है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। कोई बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल ऐसा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आप खुद है जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर समस्या आती है आपके फॉर्म फिल करने को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको हर संभव दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके दोस्तों का भी वीडियो है जो काम आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।